और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पीएलडीएस, प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, लेकिन लोग अभी तक आए नहीं हैं, काफी सारे या आ गए। 18 ही लोग नजर आ रहे हैं मुझे सिर्फ। वालेकुम अस्सलाम। काजिम साहब, वैसे ही आपका केस लिखा हुआ नजर आता है ना, बाज़ औक़ात मैं इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पढ़ता हूँ, तो इसलिए भी पहले कंफ्यूज हो गया था मैं। मोहम्मद इमरान हनीफ साहब, वालेकुम सलाम। चलें फिर शुरू कर देते हैं हम। और हमारी डिस्कशन क्या थी? अच्छा, मैं ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट हमने बेसिकली सॉर्ट ऑफ कह लें, छोटी सी वो प्रेजेंटेशन के हवाले से हमने बना रखी है, जिसको मैं रीड करता हूँ ताकि मुझे टॉपिक्स याद रहें कि हमें कौन कौन से कवर करने हैं। मैं ये जब लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो वो लिस्ट भी साथ अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो मेन हमारा कंसर्न है वो है प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग क्या है और इसको हमने कैसे करनी है। तो जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और वो ये हैं कि आपने ये समझना है कि प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक स्केलेबल बिजनेस बिल्कुल बन सकता है और असेट की तरह जानिब आपको लेके जा सकता है। लेकिन इसमें चूंकि जिस प्रोसेस से हम कर रहे हैं उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा कम लग रही है, तो इसलिए टाइम की परेशानी आपको आएगी। आपको जो है वो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आएगी, क्योंकि आप पैसा बचा रहे हैं। जब पैसा बचाते हैं ऐसी चीजों में, तो थोड़ा सा आपको ऐसे लैग पीरियड से गुजरना पड़ता है जहां पे आपको जाहिर सी बात आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, तो सब्र तहम्मुल बहुत चाहिए इसमें। तो इस चीज के लिए तैयार हों आप, तभी आप पीएलडीएस में एंटर होइए, वरना तो बिल्कुल आप समझने की नीयत से पढ़ें और फिर छोड़ दें, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पेशेंस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीएलडीएस के अंदर प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग, अब होता क्या है कि हमने एक प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग बना दी है। हम प्राइवेट लेबल के प्रोसेस से इसको गुजारेंगे, जैसे लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। उसका कंटेंट यूनिक लिखा होना चाहिए, उसके लिए फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर लिस्टिंग अच्छी सी अमेजोन पे बननी चाहिए। अब इस लिस्टिंग को बना दिया, अब पीछे मामला आ जाता है लॉजिस्टिक्स का या सोर्सिंग का। तो दो चीजें, वैसे अगर ट्रेडिशनल प्राइवेट लेबल की बात करें तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो हो गया कि स्टॉक परचेजिंग, यानी कि सोर्सिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर लॉजिस्टिक्स है, उसके बाद लॉन्चिंग और रैंकिंग, उसमें आपका पैसा लग रहा है। तो ये ऑल टुगेदर ये पैसा मिलके 20-25 हज़ार डॉलर्स की हम मिनिमम बात करते हैं रेगुलर ट्रेडिशनल प्राइवेट लेवल में। इसमें हम ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लॉजिस्टिक्स को स्किप कर दिया हमने। अब हमने ना ही हमने कोई बड़ा स्टॉक खरीदा। तीसरा ऑप्शन जो लॉन्च और रैंकिंग वाला था उसको भी हमने स्किप कर दिया, इवन दो कि वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमने तो बहुत ये उस सिचुएशन में करना है कि हमने बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू करना है। तो छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करने के लिए हम जो अपनी लिस्टिंग पे सेल्स जनरेट करेंगे उसके दो तरीके हैं। एक तो अमेजोन का अपना पीपीसी, ठीक है ना, पेपर क्लिक जो है वो यूज होगा जब आपकी लिस्टिंग बन जाएगी। एक एक कह लें कि आपने लिस्टिंग बिल्कुल तैयार कर दी, रेडी टू गो है, और आपके पास उसका प्रोडक्ट भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया कि अब आपको ये प्रोडक्ट है और यहाँ से आपको शिप कराना है। तो आपने वो लिस्टिंग तैयार कर ली है अमेजोन पे, अब वो रेडी टू गो लाइव है, यानी कि आप या तो पीपीसी स्टार्ट कर दें, या फिर जो दूसरा तरीका है वो है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। तो या तो आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर लें। अब फेसबुक एडवर्टाइजिंग इसमें इस वक्त मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे अपने लिए भी एक्सपेरिमेंटल मोड में था। लेकिन चूंकि चाइना में सबसे पहले कोरोना का मामला शुरू हुआ था जब अर्ली जनवरी में, तो हमने पीएलडीएस की सेल्स बंद कर दी थी, इवन दो कि हमारा जो लास्ट क्वार्टर था पीएलडीएस की बहुत अच्छी सेल्स आई हमारे पास। लेकिन चूंकि ये फिर कोरोना की वजह से जो है ना वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो पीएलडीएस का जो मेन हमारा जो सोर्सिंग था सिस्टम वो था अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस से सारी सोर्सिंग हो रही है, सारी परचेजिंग वहीं से होती है, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट अली एक्सप्रेस का ये है कि वो इंडिविजुअल शिप कर देता है। और उसमें हमने कुछ सर्टेन चीजें देखनी होती हैं जब अली एक्सप्रेस से हम सोर्सिंग करते हैं। तो वो चीजें आप जब देखेंगे, रिव्यू करेंगे कैसे कैसे आपने सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट को, तो वो इंशाल्लाह उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
आज का जो ये पूरा जो पूरी हमारा चैप्टर है आज का, वो ओवरऑल एक वो चल रहा है। मैं अभी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाऊँगा, मैं कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस वक़्त या शेयरिंग में नहीं जाना चाह रहा। मेरा मकसद है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ कि इसमें क्या-क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे और कैसे-कैसे मरहलों से आप गुज़रेंगे जब आप इस बिज़नेस में आएँगे। अच्छा, प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक फ़ायदा ये होता है आपको कि आप जो है वो मल्टीपल लिस्टिंग्स की प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो लग नहीं रही है। इन्वेस्टमेंट इसमें भी लगेगी, लेकिन बहुत थोड़ी से आप स्टार्ट करेंगे और आप कह लें कि वक़्तन-फ़वक़्तन आप उसकी प्रोग्रेस देख रहे होंगे, समझ लें डेली बेसिस पे प्रोग्रेस देख रहे होंगे। तो आपको एक टाइम आएगा जब आपको आपको पॉज़िटिव या नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि अच्छा जी, ये प्रोडक्ट मेरे लिए कुछ ख़ास काम नहीं कर रही है, तो चलो अब इसको स्किप कर दो। ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी काम कर रही है, तो इसको लेके आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें मल्टीपल से मुराद ये भी थी कि आपका बजट डिपेंड करता है आपके बजट पे। तो हो सकता है कि आपको जो है वो आप 5 प्रोडक्ट से शुरू कर लें, आप 1 ही प्रोडक्ट से शुरू करें, आप 10 प्रोडक्ट से शुरू करें। हमने कंटीन्यूअस लेवल के ऊपर हम जो है हमारे पास कोई आई थिंक 13 या 14 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगी हुई होती हैं और तकरीबन चल रही हैं। अच्छा, ये जो भी मैं इस वक़्त या मेरी टीम आपको समझा रही है, ये उसी बिना पे मैं करवाऊँगा जो हमने खुद किया हुआ है या हम कर रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जो है वो एक यूडेमी का कोर्स खरीदूँ, उससे सीखूँ और फिर आप लोगों को सिखाऊँ, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। तो इसमें जो है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जब आप जाएँगे तो होता क्या है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी सारी आपकी कह लें कि ज़्यादातर फेलियर निकलेंगी। फेलियर से मुराद ये होगी कि आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की, वो प्रोडक्ट हो सकता है वो उस अमेज़न यूएस के लिए वो ठीक नहीं थी या यूके में आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ के लिए ठीक नहीं थी। और इसी तरह जो है आप हो सकता है कि पीपीसी आपके लिए उसमें काम ना करे सही, या बाज़ औक़ात कुछ ऐसी निशेज़ भी हैं अमेज़न पे जिसमें पीपीसी खातिर ख़ाह रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो आपके लिए मसला बाज़ औक़ात बनता है। जैसे ये प्राइवेट लेवल में भी होता है। लेकिन इसमें फिर ये होगा कि आपका जो नुकसान होगा वो नुकसान क्या होगा, हम ये भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। नुकसान आपका ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पीपीसी चलाई, उस लिस्टिंग को क्रिएट करी, उस लिस्टिंग को क्रिएट करने में कंटेंट आपने किसी से लिखवाया, $50-100 आपने वो खर्च किए, आपने फोटोग्राफ्स अगर किसी से लगवाए थे, तो $100-50 आपने वो खर्च किए थे, तो ये आपका एक एक्सपेंस हुआ। अब आपने पीपीसी चलाई, समझ लें आपने 1 महीना पीपीसी चला ली। अब 1 महीने बाद भी आपको लगता है कि नहीं जनाब, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही, या ये प्रोडक्ट नहीं चल रही है, कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही, तो आपका ये आपका नुकसान है। हो सकता है उस दौरानिए में उसने कुछ सेल्स जनरेट की हो जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला होगा, तो शायद थोड़ा बहुत पीपीसी उसने ब्रेक इवन कर दिया हो। लेकिन लेकिन हो सकता है उसमें नुकसान हो। तो नुकसान आपका यही है कि पीपीसी का जो आपने स्पेंड किया है वो आपका लॉस है, और जो लिस्टिंग बनाने के लिए आपने चलाई थी वो आपका लॉस है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रिव्यूज़ अगर नहीं है तो पीपीसी काम नहीं करेगी। ये बात हर बार ठीक नहीं होती, ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा नहीं है। रिव्यूज़ नहीं होते तब भी लिस्टिंग आपकी सेल होती है। अच्छा, रिव्यूज़ लाने के लिए प्रॉक्सी मार्केटिंग वाला जो एक एक मामला चल रहा है ऑनलाइन और इनका सनी भाई के ग्रुप में, वो नॉर्मली मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ कि आई मीन कर सकते हैं आप करना चाहें तो, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन कंप्लीटली आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि प्रॉक्सी मार्केटिंग आप करेंगे कैसे? आप रिव्यूज़ अगर लेने के लिए किसी को बोलेंगे कि जी मैं ये प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ, तो होगा ये कि वो प्रोडक्ट अव्वल तो उसको मिलेगी 15 दिन में, तो 15 दिन का उसको पता हो कस्टमर को कि मुझे 15 दिन में आइटम मिलनी है, उसके बाद मुझे रिव्यू डालना है, तो बात समझ में आती है। या तो फिर बहुत ही आपका क्लोज़ हो, किसी ने एक तो रिव्यूज़ डाल दिए। अच्छा, हमारी लिस्टिंग्स के ऊपर उमूमन जब भी हमने पीपीसी जो की है, उस पीपीसी से ही हमें रिव्यूज़ मिलना शुरू हो गए। अच्छा, एक एक अमेज़न में अब अच्छी बात ये भी हो गई है कि आप जब जो भी लिस्टिंग आपकी अपनी आपने बना रखी है, उसके लिए आप रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर आप कस्टमर को रिव्यू रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आपको रिव्यू वहाँ से मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन उसका भी ज़ाहिर-सी बात है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आप ज़्यादा स्पैम वगैरह ना करें या ज़्यादा बार-बार मैसेजेस ना करें। तो वो चीज़ें, वो गाइडलाइंस हमें अमेज़न की मेक श्योर करना है कि वो हम पढ़ के रखें। तो ये एक ओवरव्यू है, ये पूरी पिक्चर है। अब आप ये कह लें कि अगर प्रॉफ़िट्स की बात करें तो कितना प्रॉफ़िट होगा? प्रॉफ़िट आपका वही है जैसे हम पीएल में देखते हैं कि 40%, 45%, 35%। अक्सर और बेशतर आप इसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट इसलिए भी कमा लेते हैं कि आपको अली एक्सप्रेस से काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है। और अली एक्सप्रेस से जब आप सोर्सिंग करेंगे तो आपको 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना होगा, ख़ास करके ई-पैकेट का। ई-पैकेट की डिलीवरी अक्सर आई मीन कह लें कि ज़्यादातर सेलर्स जो हैं वो ई-पैकेट डिलीवरी दे रहे होते हैं। ई-पैकेट की डिलीवरी जो होती है वो उमूमन 8 से 10 दिन में यूएस में मिल जाती है।
ठीक है, कोई छोटी अगर पैकेजिंग है, कोई छोटा बॉक्स की प्रोडक्ट है, तो ये यूएस में मिल जाया करती है। यूके का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि यूके में मैंने ना भिजवाई है, ना मैं यूके में ज्यादा सेल करता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ आराम से हो जाती है। और उससे ये होता है कि ई-पैकेट की, लेकिन हम डिलीवरी टाइम फिर भी हम ज़्यादा ही रखते हैं, तकरीबन इतना स्पैन रखते हैं कि 18-20 दिन का हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 18 8 से 10 दिन में ये पहुँच ही जाए। अक्सर ऐसा भी होता है कि नहीं भी पहुँचता। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये पूरा प्रोग्राम पीएलडीएस समझाने का मकसद ये है कि क्योंकि पार्ट ऑफ दिस आई मीन कह लें कि स्कोप है हमारा, ये पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर था, मेरा वादा था कि मैं कराऊँगा, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। इस वक़्त इसको शुरू करना मुनासिब नहीं है करंट सिचुएशन में कोविड-19 की, क्योंकि वैसे ही सब कुछ डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। अब ये चाहे आप ये कह लें कि चाइना तो ऑपरेशनल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। लेकिन चाइना से अगर वो प्रोडक्ट आपका निकल भी जाएगा, अव्वल तो देर लग रही है अभी भी। लेकिन फिर भी अगर निकल भी जाएगा जल्दी, तो यूएस पहुँचने के बाद पोर्ट से कस्टमर के पास नहीं पहुँचेगा जल्दी, और अल्टीमेटली आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, कस्टमर कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसको शुरू करना मेरी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से निकालें, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ये सब कुछ पढ़ें, शॉर्ट लिस्ट करते जाएँ प्रोडक्ट्स को, आपको इससे प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि आपको तो एंड ऑफ द डे फिर हम ये भी कहते हैं कि चलें, अब जैसे अगर मैं प्राइवेट लेवल की बात करूँ, आप एक प्रोडक्ट का इतना डेटा निकालते हैं, इतना सारा डेटा निकालते हैं, फिर जाके आप अप्रूवल के लिए उनके पास सबमिट करेंगे अगर, और वो वहाँ से भी वो उसको इतनी तफ़सील में चेक करेंगे, फिर वो रिजेक्ट कर देंगे छोटी-सी बात पे भी, नहीं जी, रिस्क फैक्टर ये फलाँ रिस्क फैक्टर है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्ट। वो इसीलिए कि वो भी ये नहीं चाहते कि आपका $25,000 रिस्क पे लग रहा हो और उसके अंदर ज़रा-सी भी कोई ऐसी बात रह जाए कि आपको नुकसान के चांसेस, इवन दो गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ आपका $25,000 नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपका जो पैसा लग रहा है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप मैं ये कहूँगा 300-400 डॉलर्स लग रहा होगा खर्च, जो आएगा पहले महीने का $500 आ जाएगा। तो ये आपका खर्च है। तो अगर आपने गलत डिसीजन लिया और आपका प्रोडक्ट फेलियर भी हुआ, तो ये कह लें कि आपका उस प्रोडक्ट पे $500 का नुकसान है। अब आप देख लें आपकी कितनी कैपेसिटी है। आप कहेंगे जितनी, वो वही बात है ना कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाएँ। आपकी कैपेसिटी $3,000 की है, तो आप इनिशियली 2 या 3 प्रोडक्ट से शुरू करें। आपकी कैपेसिटी $10,000 की है, तो 5-7 प्रोडक्ट से शुरू करें। मैं ये भी नहीं चाहता कि सारे डुबा दें। और ग्रेजुअली शुरू करना है। ये नहीं करना हमने कि अच्छा जी, मैंने अगर 10 प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करी थी और 10 में से 5 अप्रूव हो गई हैं, तो पाँचों एक साथ लिस्ट कर दें, नहीं। आप उसको एक-एक, 2-2 करके लिस्ट करें, क्योंकि डिपेंड करता है। अब अगेन डिपेंड्स ऑन योर बजट कि हाँ, चलें कोई बात नहीं, $3,000 ज़ाया होता है तो होने दें। अब उसको फिर ठीक है 5-6 प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्ट कर दें और उसकी पीपीसी वगैरह हम जिस तरह चलानी है, हम उस तरह चलाएँगे और अल्टीमेटली उसकी सेल्स आना शुरू हो जाएँगी। तो ये बेस्ट पार्ट है। आरिफ साहब बिल्कुल इंशाल्लाह लेते हैं, क्यू-एन-ए थोड़ी देर में करते हैं। थोड़ा-सा कह लें कि चीज़ें हैं मेरे पास, उसको मैं मुकम्मल कर लूँ, इंशाल्लाह फिर उसका क्यू-एन-ए करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक पार्ट आएगा कि आपने ये देखना होगा कि किस टाइप की प्रोडक्ट्स हमने निकालनी है। तो प्रोडक्ट रिसर्च की एक वीडियो मैंने कुछ अर्से पहले, आई थिंक दिसंबर में या शायद जनवरी में की थी। दिसंबर में की थी आई थिंक। जो मैंने मेन ग्रुप में डाली है वो मैं अपलोड दोबारा करूँगा, लेकिन अभी जो अब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें यूसुफ इंशाल्लाह जो है वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग इसकी कैसे करनी है, वो सिखाएँगे। जो मेन कीवर्ड्स का जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, तो अब मैं बार-बार बाज़ औक़ात इसमें प्राइवेट लेवल का ज़िक्र करूँगा। वो इसलिए करते हैं कि आपको, चूँकि वहाँ से या वैसे भी जनरल एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पहले से आ रखी है प्राइवेट लेवल की, तो इसलिए भी थोड़ी-सी आसानी हो जाती है प्राइवेट लेवल को देखते हुए चीज़ों को देखने की। तो प्राइवेट लेवल में ये होता है कि बड़े कीवर्ड्स, मोटे कीवर्ड्स निकाले जाते हैं, यानी कि जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो, ये और शॉर्ट भी हो। शॉर्ट से मुराद 2 वर्ड के हों। अब आप कह लें कि स्टोरेज बिन, फॉर एग्ज़ाम्पल बीआईएन बिन। तो अब आपने स्टोरेज बिन निकाला, तो स्टोरेज बिन का सर्च वॉल्यूम बहुत ही हाई होगा। आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन बहुत हाई होगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अच्छा जी, कितने लोग ऐसे होंगे यूएस में जो लिख रहे होंगे ब्लू स्टोरेज बिन या रेड स्टोरेज बिन या प्लास्टिक स्टोरेज बिन, या लिख रहे होंगे स्टोरेज बिन विद लिड, समथिंग लाइक दैट। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, हो सकता है स्टोरेज बिन विद लिड के भी बहुत ज्यादा है। हमें तो वो देखने हैं जो तीन वर्ड्स के फ्रेजेस हों या उससे ज्यादा बड़े फ्रेजेस हों, और उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 500 से 1500 के बीच में हो। ठीक है।
सर्च वॉल्यूम, और ये सर्च वॉल्यूम किसका देख रहे हैं हम? हीलियम का। हम मर्चेंट वर्ड्स को नहीं देख रहे हैं, मर्चेंट वर्ड को छोड़ दें। हमने हीलियम 10 के अंदर जो सर्च वॉल्यूम देखना होगा, वो हम देखेंगे 3 से 4 वर्ड्स हों, 4-5 वर्ड भी हों कोई बात नहीं, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम 500 से 1500 के बीच में हो। तो ऐसी सिचुएशन का हम जो सर्च वॉल्यूम होंगे, ये वाले कीवर्ड्स हम निकालेंगे और रिलेटेड, यानी कि 1 या 2 नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए ये। उसकी वजह ये है कि प्राइवेट लेवल के अंदर होता ये है कि आपको 2-3 मोटे-मोटे कीवर्ड्स मिल गए, तो वो कहते हैं कि जी 2-3 मोटे-मोटे कीवर्ड्स पे आपने जब रैंक करा दी अपनी आइटम को, अपनी प्रोडक्ट को, तो बाकी छोटे या लो हैंगिंग कीवर्ड्स के ऊपर ऑटोमैटिकली सेल्स आना शुरू हो जाती है, वो ऑटोमैटिकली रैंक हो जाते हैं, जो बात ठीक है। लेकिन चूँकि हम तो वो मोटे कीवर्ड्स पे जा ही नहीं रहे, हम क्योंकि हमको तो अभी $25,000 बचाने हैं अपने, तो हम तो जा ही नहीं रहे। तो हम तो जो लो हैंगिंग कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को खुद टारगेट कर रहे हैं, और उनको टारगेट करने का तरीका यही है कि हम उसको उसके ऊपर पीपीसी करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसलिए मैं आपको सामने से बताऊँगा। हो सकता है कि ये बात कितनी वाज़ेह हो, आई मीन कितनी खातिर ख्वाह चलेगी इसमें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 200 यूनिट्स मँगा लें, एक प्रोडक्ट के, जो आपने फाइनल कर ली, शॉर्टलिस्ट कर ली, 200 यूनिट्स मँगा लें, एफबीए में रख दें, ठीक है? डायरेक्ट एफबीए कर दिया। अब आपने उसके ऊपर प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू या जो मैनीचैट वाला जो प्रोसेस है, वो रिव्यूज़ उसके जो हैं वो आपने हासिल कर लिए, उसपे 5 या 10, और उस प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे रिव्यूज़ उसी पे हासिल किए जो लो लो हैंगिंग कीवर्ड्स हैं। आपने मोटे कीवर्ड्स को छोड़ दिया, लो हैंगिंग कीवर्ड्स हैं, उसके ऊपर आपने वो रखी प्रोडक्ट, उसके ऊपर रिव्यूज़ लिए, अब आपने उसको चला दी। तो उसके बाद अब आप उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें एफबीए में, या एफबीएम की लिस्टिंग उसके ऊपर, आई मीन ऑफर उसमें डाल दें और बाद में एफबीएम करें, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल बिल्कुल है। इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये मुझे इस वक़्त, मेरा अपना एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो एफबीए नहीं किए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप 100, 200 पीस, 300 पीस, छोटी प्रोडक्ट हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहते हैं चलें, अगर मुझे 300 या $500 का वैसे नुकसान भुगतना ही है, तो मैं 1000 लगा देता हूँ। मैं 1000 लगा के चेक कर लेता हूँ, या 2000 लगा के चेक कर लेता हूँ, डिपेंडिंग के प्रोडक्ट की परचेज़ कॉस्ट कितनी है, और आपका जो 100-200 पीस आप मँगवाएँगे, उसका स्टॉक वो कितने का आपको कॉस्ट करेगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, और ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। फिर वही बात है कि ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए भी रुक गए थे थोड़े से, ये वाले इस तरह के करने के, क्योंकि ये कोविड की वजह से 3 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं। बाकी वो जो एक्जिस्टिंग जो है कि आप डायरेक्ट एफबीएम करें, और आई मीन एफबीएम करें और डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से शिप करवाएँ, ये बिल्कुल सही चल रहा है, कोई मसला नहीं है। बस शिपिंग के टाइम्स का ख्याल रखना है आपने, कि आपने इतना टाइम रखा हो कि वो प्रोडक्ट चाइना से उठ के ई-पैकेट के थ्रू यूएस में या यूके में पहुँच जाए। नॉर्मली 8 से 10 दिन या 12 दिन तक के अंदर-अंदर ये चीज़ पहुँच जाती है। लेकिन आपको फिर वही रिकमेंड करूँगा मैं कि कम से कम 20 दिन का टोटल आपका पीरियड हो, इंक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम। तो हैंडलिंग टाइम होता है जिसके अंदर अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट शिप हो रही है, वहाँ से वो आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, और ट्रैकिंग नंबर मिलने के बाद भी वो 2-3 दिन तक वो ट्रैकिंग नंबर अपडेट नहीं होता। वो इस वजह से कि अली एक्सप्रेस या चाइना से जो है वो प्रोडक्ट इतनी जल्दी वहाँ से बाहर नहीं निकलती, यानी कि उनके पोर्ट ऑफ ओरिजिन से बाहर नहीं निकलती। वहाँ वो ट्रैकिंग नंबर देने के बाद भी उनके कह लें एयरपोर्ट पे या कोई भी पोर्ट वगैरह जो भी है, वहीं 2-3 दिन, 4 दिन वो पड़ी रहती है। तो अल्टीमेटली होता यही है कि वो ट्रैकिंग आपकी अपडेट नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा-सा ख्याल रखना होगा। अच्छा, प्रोडक्ट्स के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि लो कॉस्ट हो, स्मॉल हो, छोटी साइज़ में हो, यानी कि ऐसी कोई बड़ी प्रोडक्ट की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। हैंडलिंग टाइम जिसका अच्छा हो, जिस सेलर का, हैंडलिंग टाइम अली एक्सप्रेस के ऊपर 7, 8, 15 दिन इस तरह भी लिखे होते हैं। तो ये ज़रूरी है मेक श्योर करना कि हैंडलिंग टाइम उसका जो है वो 3 या 5 दिन हो, मैक्सिमम ज़्यादातर 5 दिन लोगों के होते हैं। तो 3 से 5 दिन हैंडलिंग टाइम हो, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हो। अगर 5 दिन है तो आप तकरीबन 6 या 7 दिन हैंडलिंग टाइम अपना रखेंगे अमेज़न पे, और ये स्लो है, ये काफ़ी स्लो है। लेकिन ये पीपीसी से आपको इसकी सेल्स मिल जाती हैं। नॉन फ्रेजाइल आइटम होती हैं, नॉन फ्रेजाइल से मुराद वही है, कोई शीशे की ना हो, क्योंकि अगर शीशे की या ऐसी कोई आइटम होगी तो टूट-फूट ज़्यादा होगी। अली एक्सप्रेस के ऊपर जब सोर्सिंग करेंगे तब हम ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसी-कैसी प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स को नहीं देखना चाहिए, इसके अंदर क्या चीज़ें ज़्यादातर चांस, अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट शिपिंग के दौरान ही में टूट जाएगी, तो इसका मतलब वो यकीनन टूट जाएगी। इसलिए हम करें ही ना उसके ऊपर काम। तो क्योंकि अली एक्सप्रेस से तो है ही ऐसा, क्योंकि जिस तरह वो जाती आती है वो टूटेगी। तो ये प्रोडक्ट के हवाले से मामला थे।
अच्छा, कीवर्ड्स के अंदर हम जब सीखेंगे हीलियम 10 इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब जो लोग अगर पीएलडीएस में एंटर होना चाह रहे हैं, तो हीलियम 10 आपके पास इसका एक्सेस होना चाहिए, हीलियम 10 का। और चाहे तो आप अपना परचेज़ करें, चाहे किसी के साथ शेयरिंग में कर लें या जो भी है। तो हीलियम 10 के अंदर 2-3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे सेरेब्रो है, मैग्नेट है, फ्रैंकेनस्टाइन है इनका, फ्रैंकेनस्टीन, और ये 3 चीज़ें। तो इससे ये होता ही है कि सेरेब्रो और मैग्नेट से हम कीवर्ड के वॉल्यूम निकालते हैं, दूसरे जो आइटम्स निकालते हैं। एक चीज़ जो हम देखेंगे इसमें जो मार्केट एनालिसिस करेंगे, वो मार्केट एनालिसिस एक जो हमने कीवर्ड लो हैंगिंग की बात की, उसमें ये भी मेक श्योर करना ज़रूरी है कि अमेज़न का जो सर्च रिज़ल्ट का पहला पेज है उस प्रोडक्ट का, उसका क्या वो सिलसिला है, इन आई मीन के उसमें बहुत सारे एफबीए है या एफबीएम की गुंजाइश है। ये चीज़ भी आप स्टडी करेंगे, क्योंकि पहले पेज पे अगर 100 या 99% एफबीए वाले बैठे हैं, तो आपकी गुंजाइश बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं है। या फिर अगर वो हैं, तो पीपीसी कैसे चल रहा है? पीपीसी या स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं या नहीं? तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है जिसको आपको देखना होगा। कैसे देखते हैं, उसके टेक्निकल पॉइंट्स क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर है, वो चीज़ें इंशाल्लाह आप आगे जो भी सेशंस होंगे उसमें सीखेंगे। ठीक है। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन भी आप हीलियम 10 का पढ़ेंगे। हीलियम 10 आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करना बताता है कि ये वर्ड्स इतनी दफ़ा आने चाहिए, टाइटल में कैसे आएँगे, या जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, या कितने पीछे बैक एंड कीवर्ड्स हैं, वो सब कैसे इसके मैनेज होंगे, वो सब चीज़ें आप इंशाल्लाह इसमें वो भी सीखेंगे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि पीपीसी कैंपेन्स की। पीपीसी कैंपेन्स कैसे रन करेंगे? तो ये भी खैर वैसे टेक्निकल ट्रेनिंग इसकी इंशाल्लाह वो भी आएगी आगे। पीपीसी में हम 2 तरह की कैंपेन्स चलाते हैं। एक होता है एक्चुअली इसकी टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 3 तरह के टर्म्स होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज़ और एक मैं भूल गया, एग्ज़ैक्ट। तो ये सारे टर्म्स को हम देख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात एग्ज़ैक्ट को थोड़ा-सा हम अवॉइड भी करते हैं। और कैम्पेन्स 2 तरह की होती हैं, वो 2 तरह की इस तरह होती है कि एक दोनों मैनुअल होंगी। पहली ये होगी कि जितने सारे कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं 500 से 1500 के दरमियान, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, फ़िल्टर आउट करेंगे, और फिर वो कीवर्ड्स को उठा के हम सिंगल कैम्पेन उसकी पहले रन करेंगे। तो पीपीसी कैंपेन शुरू हो जाएगी। उसको हमने देखना होता है तकरीबन 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक उसके रिज़ल्ट्स देखते हैं। उस दौरानिये में आप उसको डेली रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये ख़्याल रखिएगा कि पीपीसी जब आप चलाएँगे, तो आपको एक टाइम आएगा कि आपको डेली उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा। आपको कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा एक कैंपेन उसकी जो भी आपकी एक लिस्टिंग चल रही है, उस पे चलान लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप इसको, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली वो पीपीसी आपकी यू नेवर सॉरी अबाउट दैट। यू नेवर नो कि आपकी वो पीपीसी जो है वो फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, और फिर वो अल्लाह भरोसे चलना शुरू हो गई, तो आप उसको कुछ नहीं कर पाएँगे। तो आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, उसके चांसेस हाई होते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे तकरीबन वो रिव्यू करना पड़ेगा कि पीपीसी आपकी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, कौन से कीवर्ड सही चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, कौन से ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, कौन से फ़ायदा दे रहे हैं। तो जो सेकंड कैंपेन होगी, फिर वो कीवर्ड्स हम सेकंड वाली कैंपेन में मूव करेंगे, क्योंकि वो फिर आपकी कंटीन्यूअस लेवल पे चलेगी। उस कैंपेन को आप ये कह लें कि हर 2 दिन में या हर 3 दिन में रिव्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि इसमें सिर्फ़ वही कीवर्ड्स हैं जो वेल परफ़ॉर्म कर रहे थे ऑलरेडी, ठीक है? जो आउट परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो पीपीसी को थोड़ा-सा इस तरह देखते हैं। इनिशियल जो पहली कैंपेन आपकी चलेगी, उसको आप स्टार्ट करेंगे $10 से, और फिर मेरा सजेशन ये होता है, नॉर्मली किसी भी कोई भी किस्म की लिस्टिंग या प्रोडक्ट हो, तकरीबन $20 टू $30 पर डे पे आपको जाना पड़ता है, बट इट डिपेंड्स। अब जैसे यहीं घूमेगा ये भी। अब जैसे हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी थी हमारे पास, जिसका डेली पीपीसी का बजट जो था वो तकरीबन $30 था, सॉरी $90 था। वो $90 इसलिए बना कि अमेज़न हमें सजेशन दे रहा है। हमें बार-बार वो ये सजेस्ट कर रहा होता है कि अब आपकी कैंपेन जो है वो वेल परफ़ॉर्म कर रही है, तो आप इसका बजट बढ़ाएँ, ऑलरेडी इसका बजट जा चुका है। और हमें ऑफ कोर्स हमें देखना भी पड़ता है कि वाक़ई में ऐसा है या नहीं है। तो हम जब उसको रिव्यू करते हैं और हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी सेल्स जनरेट हो रही हैं, इसकी पीपीसी सेल्स जनरेट कर रही थी और वो भी प्रॉफिट में थी। उसका एकोस बहुत कम था। एकोस क्या होता है वो भी आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो एकोस बहुत कम था, इसका मतलब बहुत अच्छा था,
और जब उसके प्राइस है जो जो टारगेट हमने बढ़ा दिया, बजट हमने जो उसका बढ़ा दिया डेली, तो जब $90 बजट कर दिया तो वो सेल्स बहुत अच्छी दे रहा था। यानी कि वो डेली तकरीबन जो है वो आई थिंक 12 या 15 यूनिट सेल कर रहा था। उसके 15 यूनिट्स इज वेरी गुड एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू ये पीएलडीएस में। और 15 एक के ऊपर तकरीबन 8 या $9 का जो है वो प्रॉफिट निकल रहा था। तो अगर 90 डॉलर्स स्पेंड किए हमने और तकरीबन 140 या $50 हमने उसके अंदर कमाए हैं टोटल, तो 90 को निकाल भी देंगे तब भी आपके पास तकरीबन $60 जो है वो प्रॉफिट के अंदर रह जाएंगे। तो ये इस तरह से भी काम करती है। सारी ऐसे नहीं करेंगी, कुछ नुकसान भी देंगी आपको। लेकिन फिर वही बात है कि आपको ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। पीपीसी की एनालिसिस इसमें जितनी डिटेल में मैं करता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो आपको सीखना होगा और आपको खुद करनी होंगी उसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं बजट पे। तो बजट इसका कैसे हम इसका देख रहे हैं, तो लिस्टिंग कंटेंट आपने लिखना होगा। अब आप अगर खुद नहीं लिख सकते हैं, नॉर्मली जब अली एक्सप्रेस पे जब आप जाएँगे ना, तो अली एक्सप्रेस की वेबसाइट की लिस्टिंग पे कुछ टेक्स्ट होता है, लेकिन आप जानते हैं उनकी इंग्लिश माठी होगी बिल्कुल, कोई खास कंटेंट होगा नहीं ओवल तो। सिर्फ फोटोज़ ज़्यादा भरे हुए होते हैं। तो वो कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। अब आप चाहे तो खुद लिखें, चाहे तो किसी से लिखवाएँ। अ अ, चाहे तो किसी से लिखवा लें। अब लिखवाने के लिए फिर जो भी उसकी कॉस्ट आएगी $50, $100, नॉर्मली $50 में फाइवर पे मेरे ख़्याल से लिख देते हैं लोग, उससे कम में भी हो जाता है। $50-60 के अंदर लिस्टिंग राइटिंग हो जाती है। मैं नॉर्मली फाइवर से करवाता हूँ, एक यूके की खातून है, वो बड़ा अच्छा लिखती हैं कंटेंट अपना, और कोई मेरे ख़्याल से $75 वो चार्ज करती हैं। तो मैंने उन्हीं से जितनी भी लिस्टिंग लगी हुई है, वो उनसे ही करवाई थी। अच्छा, पाकिस्तानी जो हमारे ग्रुप के अंदर लोग लिखते हैं, उनसे भी आप करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आपको मेरे ख़्याल से सस्ता पड़ेगा थोड़ा। अब रह गया मसला फ़ोटोग्राफ़ी का। तो फ़ोटोग्राफ़ी को देखना पड़ता है आपको। फ़ोटोग्राफ़ी के 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप चल-चलाओ कर लें, ठीक है? चल-चलाओ मुफ़्त में हो जाएगा। या तो आप कहें जी मुझे तो बहुत परफेक्ट चाहिए, आउट क्लास काम चाहिए। तो आउट क्लास काम के लिए फिर तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट को पहले तो आपने मंगवाना है पाकिस्तान या अगर जहाँ पर भी आपका फोटोग्राफर बैठा है। अगर चाइना में ही है तो चाइना में ही भिजवा दें, पता नहीं अली एक्सप्रेस चाइना चाइना में शिप करेगा या नहीं। तो पूछना पड़ता है उनको, सप्लायर को कहना पड़ता है कि फोटोग्राफी के लिए भेज दो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और फोटोग्राफी अगर फिर आप उनसे कराते हैं तो वो जो फोटोग्राफी की जो भी कॉस्ट आएगी $200 $300 वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये फोटोग्राफी का मामला है। इमरान खान साहब, लोगो प्रिंट अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर वही बात है कि जब आप स्टॉक अपना खरीदेंगे तभी लोगो प्रिंट होगा, वरना अली एक्सप्रेस वाले आपके लिए प्रिंटिंग वगैरह का काम नहीं करेंगे। तो ये आपका इनिशियल बजट है, जो कि आपकी एक लिस्टिंग तैयार करने में है कि आपने राइटिंग करा ली $50-60 में किसी से, और फ़ोटोज़ का आपको देखना होगा। बाज़ औक़ात होता ये है कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये इसके फ़ोटोज़ इसके बहुत अच्छे लगे हुए होते हैं पहले से। उनको कोई एतराज़ नहीं होता, वो तो अलाउ करते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो इसलिए अगर तो फ़ोटोज़ बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं होता उसके अंदर। क्योंकि आप उन्हीं का ब्रांड नेम शो कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर फ़ोटोज़ के ऊपर नॉर्मली हम वो वाले फ़ोटोज़ नहीं डालते जिसमें ब्रांड नेम, उनका ब्रांड नेम वाज़ेह नज़र आ रहा हो। ब्रांड ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ को हम हटा देते हैं। वो वाले फ़ोटोज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें ब्रांड नेम हो ही ना, तो इसलिए हमारा काम आसानी से हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ आएगी आगे चल के, ब्रांड रजिस्ट्री का मामला, क्योंकि हैकर्स का मामला इसमें भी है। तो हैकर्स इसमें भी आएँगे और उस वक़्त आएँगे जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर बीएसआर उसका अच्छा हो जाएगा, उसके ऊपर सेल्स आना शुरू हो जाएँगी ज़्यादा आपकी, तो हैकर्स उसमें बीच में आ जाएँगे। तो इस सूरत में फिर आपके लिए ब्रांड रजिस्ट्री वाजिब हो जाती है। ब्रांड रजिस्ट्री आपको करानी पड़ेगी, और इनिशियली ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर ब्रांड रजिस्ट्री वाले मामलात में अगर जाना है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप एसेट बनाना चाह रहे हैं और आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं इसको कल ये अकाउंट के ये लिस्टिंग्स को सेल कर दूँगा, तो फिर तो ब्रांड रजिस्ट्री लाज़िम है। तो अब ब्रांड रजिस्ट्री का जो बजट है आपका एक्सपेंस वो तकरीबन 900 से $1000 होता है, जो यूएस में आईपी एक्सेलरेटर के थ्रू होता है। यूके का मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, आई थिंक सस्ती हो जाती है थोड़ी-सी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो यूएस में कर रहे हैं, तो यूएस में हमेशा आईपी एक्सेलरेटर के थ्रू ही करवाएँ, कोई और तरीके से ना करवाएँ। बेशक वो आपके मेरे ख़्याल से ओवरऑल कोई $300 ज़्यादा लगते हैं। अगर $500 $600 बाहर से होगा, तो $1000 में आईपी एक्सेलरेटर से हो जाएगा, लेकिन वो आपको 10 दिन में आपका काम हो जाता है। तो उसको यूज़ करें और उसके थ्रू फिर लिस्टिंग्स बनाएँगे, फिर आपको कोई हैकर का मसला इसमें नहीं आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेस्ट करने के लिए आप वैसे ही चलाते रहें, आपके ऊपर कोई हैकर वगैरह नहीं आता।
अच्छा, अब आ गया ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए ऐसा नहीं है कि इनिशियली आपको 50 या 100 ऑर्डर्स आ जाएँगे और आपको कोई बंदा चाहिए वो सारे ऑर्डर्स प्रोसेस करने के लिए। अगर आपकी 10 लिस्टिंग है तो और सबके 3-3 4-4 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं कहता हूँ कि 50 ऑर्डर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 2 1-2 लिस्टिंग्स हैं, 3 लिस्टिंग्स आपने शुरू किया है अभी, तो अ, कोई आप खुद ही कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी और की। अच्छा, अली एक्सप्रेस का अकाउंट जो है वो आईडी वेरिफिकेशन माँगता है, जब अगर आपका अली एक्सप्रेस का अकाउंट नहीं है पहले से बना हुआ, आपने कभी परचेज़िंग नहीं की है, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो कर लें। अभी ही कर लें पहले, ताकि क्योंकि वो 5 4-5 दिन लगा देता है वेरीफ़ाई करने में, वो आपसे आपकी फ़ोटो वगैरह माँगेगा, कार्ड की पाकिस्तानी कार्ड बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है, कोई मसला नहीं होता। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस के अंदर वो रिफंड्स या जो डिलीवरी मिली नहीं, मिसिंग डिलीवरी वाले मसले हैं, ये भी इसमें आ सकते हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो इसलिए हम वो करते हैं कि कस्टमर को रोने ना दें। कस्टमर को आपके पास आए तो कहे कि जी मुझे नई प्रोडक्ट नहीं मिला, खामोशी से रिफंड कर दें, कोई मसला नहीं है। पहले तो वेरीफ़ाई करें, पहले चेक करें कि क्या मसला है, कहाँ है प्रोडक्ट, अपने सेलर से पूछें अली एक्सप्रेस के, या ट्रैकिंग चेक करें क्या कहाँ पहुँची है। अगर आपको पता है कि ये पहुँचने वाली है, 1 आध 2 दिन के अंदर ट्रैकिंग बता रही है, फिर तो कोई मसला नहीं है, कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि जनाब ये यहाँ पर है और ये इतने देर में या इतने दिन में आपके पास पहुँच जाएगी। तो वो कस्टमर वेट करेगा। लेकिन ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आपके जो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम है, उसके अंदर ही हो, वो डिलीवर हो जाए। अगर वो ऑलरेडी निकल चुका है और डिलीवरी नहीं हुई है, तो फिर ये आपके अगेंस्ट में है, इससे आपको सँभालना पड़ता है। शुरू में आपके मिस्टेक के चांसेस हैं, लेकिन बेटर बी सेफ देन सॉरी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 20-22 दिन तो कम से कम आपका डिलीवरी टाइम का होना चाहिए स्पैन उसके अंदर, जब आप लिस्टिंग बनाएँगे और आप उसको वहाँ पे असाइन करेंगे तो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन लगती है कि आपको लगता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा उखड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी बात कर रहा है कि हो सकता है कि रोता हुआ अमेज़न के पास चला जाए, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि उसको जाने ही ना दें, नुकसान उठा लें और रिफंड कर दें, खामोशी से, कोई मसला नहीं है। अगर महँगी प्रोडक्ट तो वैसे ही अली एक्सप्रेस पे हाथ ना डालें, $100-50 वाली अभी फ़िलहाल। प्रोडक्ट्स ऐसी उठाएँ जो $5-10 की हों, ज़्यादा महँगी ना हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, रिफंड करना पड़ता है तो कर दें, पार्ट ऑफ बिज़नेस है, अपने बिज़नेस के नुकसान में डालें, एक्सपेंस में डालें, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया और